मैं महेंद्र बंजारा आप लोगों का फिर से YouTube के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन वैदिक गणित का जो लास्ट कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था उससे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जोड़, बाकी और गुणे के बारे में बताया था। आज मैं गुणे के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन गुणे की तीसरी विधि कौन सी है? सूत्र ऊर्ध्वक्रिया। तो सूत्र ऊर्ध्वक्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन सूत्र ऊर्ध्वक्रिया को समझने से पहले इसमें है क्या? एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, पद। पद क्या होता है? 2n-1। सूत्र ऊर्ध्वक्रिया के अंदर ये फॉर्मूला काम आने वाला है। इसको केवल पद बनाकर ही अपन सॉल्व करेंगे। अब पद बराबर क्या होता है? 2n-1, या फिर इसे मैं लिख सकता हूं पद बराबर 2 इंटू n का मीनिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे स्तंभ -1। अभी मैं बताने वाला हूं स्तंभ क्या है। अब स्तंभ का मतलब, स्तंभ का मीनिंग हुआ खंबा। अब खंबा कैसे? जैसे 36 का गुणा करना है 35 से, तो अपन जब इसको लिखते हैं तो अपन कैसे अरेंज करते हैं? 36 इंटू 35 लिखते हैं। तो खंबे के स्तंभ का मतलब हो गया ये 1 और ये 2, मतलब इन दोनों संख्याओं को एक के नीचे एक लिखूं और ये सीध में हो तो वो एक प्रकार का स्तंभ हो गया। तो मेरे पास स्तंभ कितने हो गए? 2 इस कंडीशन के अंदर। तो वही इस क्वेश्चन को अपन एक बार सॉल्व करते हैं। तो देखें, यहां पे पहले पद बनाते हैं। पद बराबर क्या होगा? 2n-1। 2 का 2 है ही है, लेकिन n का मीनिंग क्या है? स्तंभ। स्तंभ कैसे लेके आऊं? 362 के नीचे 143 लिख रहा हूं। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 -1, 2 3 6, 6 -1 कितना हो गया? 5। कुल मिला के पद कितने आ गए मेरे पास? 5। अब 5 पदों को लिखने का तरीका क्या होगा? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपके 5वां पद। तो सबसे पहले अपन इस 362 का विस्तार करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले 362 यहां समझा रहा हूं। 362 पहले मैं 3 लिखूंगा, पहले केवल एक संख्या लेगा, उसके बाद में ये एक का काम खत्म हो गया। दूसरे पद के अंदर पूरा 36 लेने वाला हूं। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 3 हो गया, फिर मैंने 36 लिख दिया। अब तीसरे पद के अंदर ये तीनों संख्या 362 कंप्लीट। 3 फिर पूरा 36 फिर 362। तो फिर चौथे पद में क्या लिखेंगे अपन? 362 के अंदर 3 काम में लिया, फिर 36 काम में लिया, फिर पूरा 362 काम में लिया। अब चौथे पद में कुछ नहीं, इस स्टार्टिंग वाले 3 को भूल जाना, पूरा 62 यहाँ लिख लीजिए। 5वें पद के अंदर आगे वाले 2 अंकों को भूल जाइए, लास्ट वाले डिजिट को रख देते। ऐसे कैसे 143 का विस्तार कैसे करूंगा? सीधे ही कर रहा हूं। 1 फिर 14 फिर 143, फिर पहले एक संख्या को भूलू तो पीछे क्या 43 बचेगा। 2 को भूलूंगा तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 3। क्लियर हो गया होगा? अब अपन इसको सॉल्व करते हैं गुणा करके। ऊर्ध्वक्रिया इसका मीनिंग क्या है? ऊर्ध्व और तिर्यक, यानी एक के नीचे एक ऊर्ध्वाधर चीज रखने के बाद तिर्यक यानी तिरछा गुणा करना है। इनका तो सीधे ही गुणा होगा, लेकिन यहां पर 6 का गुणा 3 से, 4 का गुणा 2 से हो जाएगा। यहां पर 3 का गुणा 3 से होगा, 2 का गुणा 1 से, 6 का गुणा 4 से हो जाएगा। यहां पर तिरछा गुणा हो जाएगा और यहां पर सीधा हो जाएगा। अब देखिए 3 को 2 से गुणा करूंगा कितना होगा? 6। 6 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा? 18। और 4 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा? 6। सॉरी 4 का 2 से गुणा 8। इन चीजों को जोड़ना है। 3 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा? 9। 2 का 1 से गुणा 2 और 6 का 4 से गुणा 24। ऐसे कैसे 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। 6 इंटू 1 6। 3 का 1 से गुणा कितना रहेगा? 3। तो इसको अब इधर ध्यान दीजिए आप। 6 का 6 है ये, 18 और 8 कितना हो गया? 26। 24, 2 और 9 कितने हो जाएंगे? 9 2 11 और 24
35, 6 और 12 कितने हो गए 18, और 3 का 3 है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, यहां तक तो हो गया। अब मेरे को एक एक संख्या ही रखनी है, एक एक संख्या मतलब इसके अंदर एक संख्या रखनी है इकाई वाला पद, इसके अंदर भी इकाई वाला पद, इसका 6 मेरे काम आ गया, इसका भी 6 काम आ गया। तो 2 का क्या करूंगा, 2 आगे भेज, 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा 37, 37 का 7 काम का है, 3 को आगे भेज दो, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 मेरे काम का है, 2 को आगे भेजो, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये वाला जो लास्ट में जो डिजिट है वो तो इकाई अंक का ही है, तो मैं एक एक संख्या को ही रखने वाला हूं। ये तो 6 है ही है मेरे पास, इस 6 को मैंने वापस लिखा, 2 को आगे भेजा, 35 और 2 कितना हो गया 37, 37 का 7 याद है, फिर 3 को आगे भेज दिया, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 का इकाई अंक 1, 2 को आगे भेज दिया, 3 और 2 कितना हो गया 5। और इस प्रकार ये अपना क्या है आंसर। इसके ऊपर आधारित मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं। ये एक तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 323 को 141 से गुणा करना। पद बनाने का कंसेप्ट वही रहेगा 2n-1। अगर इसके पदों की बात करूं तो इसमें पद कितने बनेंगे 24, 2413 और 3124, 1 2 3 और 4 स्तंभ हो गए 4। पद का फॉर्मूला क्या है 2n-1, तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना रहेगा 7। और इसको आसानी से चेक करने का एक तरीका भी है, 1 2 3 4 5 और 6 टोटल अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 में से 1 कम तो कितने पद बढ़ेंगे 5। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल अंक कितने हैं 8, तो पीछे पद कितने बढ़े 7, 1 कम। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1 माइनस करूंगा तो पद कितने बढ़ेंगे 5। ये आप चेक नहीं कर सकते। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका कमेंट जरूर करें। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन घोड़े की नेक्स्ट 4th विधि के ऊपर चलते हैं, सूत्र निखिला आधार एवं उपादार विधि। इस विधि को करने से पहले अपन को ये समझना है कि आधार क्या होता है और उपादार क्या होता है। पहले अपन बात करते हैं आधार के बारे में। आधार क्या होता है तो देखो परिभाषा समझिए अच्छे से, दी गई संख्या का 10 की घात के रूप में निकटतम मान, दी गई संख्या का 10 की घात के रूप में निकटतम मान। 10 की घात कल भी मैंने आपको ये बताया 10, 100 को 10 की घात 2, 10 की घात 3 लिखते हैं, लेकिन कैसे 10 की घात के रूप में निकटतम मान। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, यहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं, 36 का आधार क्या होगा, तो 36 का आधार की डेफिनेशन क्या है, दी गई संख्या का 10 की घात के रूप में निकटतम मान। तो 36 का 10, 100 या 1000 इस रूप में निकटतम मान कौन सा है 10 है मेरे, तो 36 का आधार क्या होगा 10। जैसे 103 लिखा मैंने, 103 का आधार क्या होगा, 103 का आधार हो जाएगा अपने 100, क्योंकि 103 किसके नजदीक है 100 के। ऐसे कैसे अब देखते हैं उपादार क्या होता है, दी गई संख्या का शून्यों की अधिकता वाला निकटतम मान, शून्यों की अधिकता वाला। इसमें आपको 10 की घात के रूप में नहीं चाहिए, इसमें शून्यों की अधिकता वाला चाहिए। जैसे मैं यही एग्जांपल आपके इसमें ले रहा हूं, 36 का उपाधार क्या होगा, 36 का आधार तो 10 था, क्योंकि 10 की घात के रूप में निकटतम मान 10 ही है, लेकिन 36 का उपाधार केवल शून्यों की अधिकता वाला। तो 36 के ऐसा कौन सा निकटतम मान है जिसमें ज्यादा से ज्यादा शून्य आए, 30 है। आगे चलो तो 40 है, कोई दिक्कत नहीं, 40 या 30 ले सकते हैं। अगर मैं 103 की बात करूं, 103 का उपादार क्या होगा, तो 103 का उपादार 100 ही रहने वाला है, क्योंकि शून्यों की अधिकता वाला मान चाहिए। आप 103 का 110 नहीं करोगे, क्योंकि 110 के अंदर एक 0 ही होता है। शून्यों की अधिकता वाला मान चाहिए, तो यहाँ पे 100 है ना ऑलरेडी नजदीक।
अब इंपॉर्टेंट चीज के आधार विधि कब काम आती है और उपाधार विधि कब काम आती है। आधार विधि तब काम आएगी जब दी गई संख्याओं के गुणे में आधार व उपाधार समान हो। जैसे 36 और 38 का गुणा करेंगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणे में आधार व उपाधार चेक करूं पहले एक बार। 36 का आधार क्या होगा? आधार के डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है? 10 की घात के रूप में निकटतम मान। और अभी समझाया कि 36 का आधार 10 होता है, या सपोज 46 होता तो 46 का आधार कितना होता? 10 ही होता, क्योंकि निकटतम मान लेना मेरे को 10 की घात के रूप में। तो 36 और 38 इनका आधार कितना है? तो आधार आपका हो गया 10 है। 36 का भी आधार 10 है और 38 का आधार भी 10 है। अब बात आती है इसका उपाधार क्या है। 36 के निकटतम मान शून्यों की अधिकता, तो 36 के निकटतम मान 30 है। आगे जाओ तो 40 है, तो अपन छोटा मान ही लेके करेंगे। 38 का भी उपाधार क्या हो गया? 30। तो जब आधार विधि कब, एक मिनट, आधार विधि अपन यहां पे इसको अपन कर रहे हैं, ये आपके उपाधार विधि के अंदर कंसेप्ट है, वापस रिपीट करूं। आधार विधि के अंदर होता है जब आधार और उपाधार दोनों सेम हो। 103 का गुणा 104 से करना है। 103 और 104 इसका आधार कितना है? 100 है, और उपाधार भी कितना है? 100 ही है। क्यों? क्योंकि 103 आधार का मतलब निकटतम मान 10 की घात के रूप में, उपाधार का मतलब निकटतम शून्यों की अधिकता, मतलब दोनों ही मान 100 ही होने वाले हैं, इसलिए इनका आधार और उपाधार समान है। तो यहाँ कौन सी विधि आएगी? आधार विधि। अब बात करते हैं उपाधार विधि। उपाधार विधि कब काम आती है वो देखिए। तो अभी समझा दिया वैसे ऊपर। 36 × 38 करूं तो आधार कितना है? 10 और उपाधार कितना है? 30। तो ये दोनों जब अलग अलग होंगे तब तो उपाधार विधि काम आएगी, जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी उस समय आधार विधि काम आएगी। तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो अब अपन चलते हैं, सूत्र निखिलम का बेसिक कांसेप्ट अपन ने समझ लिया है। अब अपन कर रहे हैं सबसे पहले दो संख्याओं के गुणे के लिए। दो संख्याओं के गुणे के लिए कैसे? जैसे यहाँ पे 108 और 112 दो संख्या है, 54 × 56 दो संख्या है, तो इनका गुणा चेक करते हैं। इसके अंदर आधार विधि और उपाधार विधि दोनों ही काम करेगी। अभी मैंने आपको बता दिया आधार विधि कब काम करती है और उपाधार विधि कब काम करती है। आधार विधि पे जब आधार और उपाधार दोनों समान हो, और उपाधार विधि जब आधार और उपाधार दोनों अलग अलग हो। इसके अंदर आपको फॉर्मूला लिख दिया मैंने, बायां पद और दायां पद। आधार विधि जब दो संख्याओं का गुणा करो तो मेरे को दो पद बनाने हैं, एक तो होता है बायां पद और एक होता है दायां। अब बात आती है दाएं पद में मैं क्या लिखूंगा? विचलनों का गुणा। दाएं पद में क्या लिखूंगा? विचलनों का गुणा। और अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बाएं पद में क्या लिखा जाएगा? बाएं पद में लिखा जाएगा पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन। पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन। अब एक चीज ये आती है कि विचलन क्या है? विचलन का मतलब हुआ, विचलन का फॉर्मूला है आपके संख्या माइनस आधार या उपाधार। संख्या माइनस आधार या उपाधार। विचलन का फॉर्मूला जब आधार विधि हो तो संख्या में से क्या घटाना है? आधार, और जब उपाधार विधि हो तो संख्या में से क्या घटाना है? उपाधार। अब आपको पता है आधार और उपाधार विधि कब काम करती है। तो सबसे पहले अभी इसका गुणा करके देखते हैं। 108 और 112 का आधार क्या है? इन दोनों का आधार बिल्कुल 100 ही है, नजदीक 100 का ही है। उसके बाद में अगर अपन बात करें उपाधार क्या है, तो उपाधार भी निकटतम मान तो 100 ही है। देखो आधार में इन दोनों का 100 ही रहेगा, 10 की घात वाला मान, और उपाधार निकटतम मान होता है जिसमें शून्यों की अधिकता हो। तो 108 किसके नजदीक है? 100 के। 112 भी 100 के नजदीक है। ऐसे नहीं कि आप इसको 120 के नजदीक ले लो, इसको 110 के, तो उसमें एक एक जीरो ही होता है। यहाँ पे 108 और 112 100 के नजदीक लूंगा तो दो दो जीरो होंगे उसके अंदर। तो आधार भी 100 और उपाधार भी 100, दोनों चीजें सेम। उस समय कौन सी विधि काम करती है? आधार विधि। अब इसके अंदर बात आती है तो विचलन का फॉर्मूला क्या बनेगा? संख्या माइनस आधार, क्योंकि आधार विधि के अंदर क्या काम में लेते हैं?
आधार घटाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 108। 108 का विचलन क्या होगा? संख्या तो मेरे पास 108 ही है, लेकिन आधार कितना है? 100। 108 में से 100 गया, कितना बचा? 8। ऐसे कैसे आप बात करते हैं? 112 संख्या 112 और आधार कितना है? 100। तो 112 का विचलन कितना हो गया? +5। वापस समझे इस बात को। 108 है, विचलन का फॉर्मूला आधार विधि में संख्या माइनस आधार होता है, लेकिन संख्या 108 है, आधार कितना है? 100। तो 108 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये अपना क्या है? विचलन। अब मैं बात करूं 108 के बाद 112 का भी तो विचलन निकालना है, तो 112 माइनस 100 करूंगा तो विचलन कितना हो जाएगा? 12। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं? दो पद, बायां पद और दायां पद। इधर क्या रहेगा? विचलनों का गुणा। 8 का गुणा किससे? 12 से, क्योंकि 8 और 12 दो विचलन है। इधर क्या आने वाली है? पहली संख्या कौन सी है? 108। पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन। फॉर्मूले को अच्छे से याद कर ले। पहली संख्या 108, फिर प्लस दूसरी का विचलन। तो दूसरी संख्या का विचलन कितना है? 12। 12 8 96। 108 और 12 कितना हो गया? 120। यहां तक अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गए, लेकिन जो दूसरा वाला पद है, कहने का मतलब दायां पद, इस दाएं पद के अंदर यहां चिन्ह लिखा है। अपन पीछे वाले जितने भी डिवीजन किए उसमें तो अपन एक ही संख्या रखते थे, इकाई है, बाकी 9 को आगे भेज देते थे। यहां पर अपन ये चीजें डिपेंड करती है आधार पे। आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 संख्या चाहिए, आधार में 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 संख्या ही चाहिए। तो अभी आधार में कितने अंक हैं? तो सॉरी, आधार में कितने जीरो है? 2। तो यहाँ पे 2 संख्या रहनी चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो गया? 120 चिन्ह पूरा ऐसे ही लिख देंगे और यही अपना क्या रहेगा? आंसर। ऐसे कैसे आप करते हैं? अपन एक क्वेश्चन उपधार विधि, उपधार विधि का ये क्वेश्चन देखें आप। 54 × 56, 54 × 56, इसका आधार क्या हुआ? आधार 10 है, निकटतम मान 10 की घात के रूप में, और ज्यादातर आप इसको बेस मान लें कि 2 संख्या है तो आधार 10, 3 संख्या है तो आधार 100। ऐसे भी कर सकते। इसका उपाधार क्या होगा? उपाधार मैंने आपको बताया था निकटतम मान और शून्यों के अधिकता वाला। तो 50 नजदीक है ना 54 के, 60 के भी हो गया। अब बात आती है इसमें विचलन क्या रहेगा? इसमें विचलन का फॉर्मूला बनेगा संख्या माइनस आधार, नहीं यहाँ पे उपाधार काम आएगा, इसलिए मैंने लिखा विचलन जब संख्या माइनस आधार तब जब आधार विधि। विचलन का फॉर्मूला संख्या माइनस उपाधार तब जब उपाधार विधि। तो विचलन संख्या माइनस उपाधार, ये 54 लिखा मैंने। 54 मेरे लिए संख्या हो गई। उपाधार कितना है इसका? 50। तो 54 में से 50 गए कितने? +4। अब ये चीज आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। विचलन का फॉर्मूला संख्या माइनस उपाधार होता है। 54 में से उपाधार 50 घटाए +4, 56 का विचलन क्या होगा? 56 माइनस 50 तो कितना आएगा? +6। ये है आपका यहाँ पे कंसेप्ट। लेकिन इसके अंदर फॉर्मूला नोटिस करें, फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही है। विचलनों का गुणा यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन यहाँ पे भी है, पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन यहाँ पे भी है। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा है, उपाधार अंक। और उपाधार अंक का मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। उपाधार अंक होता है उपाधार बट्टा आधार, उपाधार बट्टा आधार। भाई उपाधार विधि के अंदर उपाधार भी होगा और आधार भी होगा अपने पास। तो यहाँ पे उपाधार अंक क्या आएगा? उपाधार अंक हो जाएगा आपके, उपाधार कितना है 50 और आधार कितना है 10। तो ये कितनी बार कटेगा? 5। सारी चीजें अपने पास आ चुकी है। अब सीधा फॉर्मूला रखते हैं। विचलनों का गुणा 4 × 6। फिर पहली संख्या प्लस, पहली संख्या कौन है? 54। फिर प्लस का प्लस दूसरी का विचलन, दूसरी का विचलन कितना है? 6 बार। गुणे में क्या चाहिए? उपाधार अंक। अभी उपाधार अंक कितना आ गया? 5। 5 का 5 रहने दीजिए। 54 और 6 कितना हो गया? 7। 6 चौक 24, 60 का 3, 5 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 300। और ये 24 का 24। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया था? आधार में जितने जीरो होते हैं उनकी संख्या इस पद में रहेगी। तो यहाँ आधार में कितना जीरो? 1 ही है। तो
यहाँ पे मेरे को 4 ही रखना है, 24 पूरा नहीं रखना है, तो 2 को आगे भेज दूंगा, आगे 302 हो गया और पीछे वाला 4, और ये अपना क्या हो गया आंसर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं 3 संख्याओं के गुणे के लिए। 3 संख्याओं के गुणे के कंसेप्ट के अंदर मैंने आपके आधार और उपाधार विधि का फॉर्मूला लिख तो दिया है, लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। फॉर्मूले को भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ। पहले आप लोग इसको नोटिस करें, इसका आधार कितना है? आधार है 10, सभी का आधार 10 ही है, 2 संख्या है आधार 10। उपाधार कितना है? 10 ही है, निकटतम मान 10 ही है। आधार का मतलब 10 की घात के रूप में और उपाधार का मतलब 10 केवल निकटतम मान होता है। अब बात आती है जब दोनों सेम हो उस समय क्या काम आता है? विचलन का फॉर्मूला, संख्या माइनस आधार। संख्या में से क्या कटेगा? आधार। तो यहाँ 12 का विचलन कितना हुआ? सीधे लिखे 2, संख्या 12 में से 10 2 बचेगा। 13 का विचलन कितना हुआ? 3। 14 का विचलन कितना हुआ? 4। इसमें आपको 3 संख्याओं के गुणे हैं, तो पद भी 3 बनाने पड़ेंगे। पहला पद, मध्य पद और अंतिम पद। साथ में फॉर्मूला भी समझिए। लास्ट वाले पद में कुछ नहीं है, विचलनों का गुणा है। 2, 3 और 4 विचलन यही है, 2 × 3 × 4। अब बात ये क्या लिखा हुआ है? 1 × 2, 2 × 3, ये क्या है? 1 का मतलब है पहला विचलन, 2 का मतलब है दूसरा विचलन और 3 का मतलब है तीसरा विचलन। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 2, 3 और 4। पहले मैं इन दोनों विचलनों का गुणा कर रहा हूँ। 2 को किससे गुणा किया मैंने? 3 से। फिर मैं 3 का गुणा कर रहा हूँ किससे? 4 से। प्लस कर रहा हूँ उसमें 3 का गुणा किससे कर दिया मैंने? 4 से। अब मैं वापस 4 का गुणा किससे कर रहा हूँ? 2 से। पहले से दूसरे का गुणा, फिर दूसरे से तीसरे का और तीसरे का वापस किससे? पहले से। प्लस 4 × 2, यही फॉर्मूला लिखा है। 1 का 2 से गुणा, 2 × 3 पहला दूसरा, फिर दूसरे का तीसरे से गुणा और फिर तीसरे का वापस पहले से गुणा। उसके बाद इस पहले पद में क्या है? पहले पद में आपके फॉर्मूला लिखा पहली संख्या। इससे पहले जो अपने आधार विधि पढ़ी है उसमें पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन ही काम आता है, लेकिन इसमें पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन प्लस तीसरी का विचलन, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं 3 संख्याओं के गुणे। तो 12 पहली संख्या, फिर दूसरी का विचलन कितना? 3 और तीसरी का विचलन कितना? 4। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 12 और 3 15, 15 और 4 कितना हो गया? 19। 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 2 कितना हो गया? 8। 2 × 3 6 और 6 × 4 24। तो अब इसको क्या करना है? 19 का 19 ही रहने दीजिए। इन सबको पहले एक बार जोड़ते हैं। 12 और 6, 12 और 6 कितना हो गया? 18, 18 और 8 कितना हो गया? 26। 18 और 8 आपके हो गया 26 और 24। अब इसका क्या करेंगे? आधार में 1 0 हो तो एक संख्या, यहाँ पे भी एक संख्या, बाकी लास्ट में जाके अपन बढ़ाएंगे। तो 4 का 4 नहीं है, 2 को आगे भेज दिया, 26 और 2 28, 28 का 8, 2 आगे भेज दिया, 19 और 2 कितना हो गया? 21। तो ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो गए, फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उपाधार विधि के अंदर नोटिस करें, यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा डाली हुई, उपाधार अंक का स्क्वायर, और बीच में भी एक चीज एक्स्ट्रा डाली हुई, उपाधार अंक। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है उपाधार विधि के अंदर। विचलनों का गुणा, बीच वाला ये पद, उपाधार अंक एक्स्ट्रा है, ये वाली चीज भी यही है, उपाधार अंक का वर्ग लेता है। तो इसको अपन करते हैं। आधार कितना है इसमें? 10। उपाधार कितना है? 20। सबका उपाधार 20 है। विचलन क्या होगा? संख्या माइनस उपाधार, क्योंकि विधि कौन सी चल रही है? उपाधार विधि चल रही है। तो 23 का विचलन कितना हो गया? +3। 25 का विचलन कितना हो गया? +5 और 21 का विचलन कितना हो गया? +1। 3 पद। अब इतना नहीं लिखिए, मैं सीधा कर रहा हूं विचलनों का गुणा। 3 × 5 15, 15 का 1 से गुण 15 ही रहे। बीच वाले पद में क्या आएगा वो देखते हैं। बीच वाले पद में आप क्या आएगा? पहला × दूसरा विचलन, 3 × 5 कितना हो गया? 15। 5 × 1 फिर 5 और फिर 1 × 3 कितना रहेगा? 3। लेकिन यहाँ पे और चीज लिखनी है, उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना है इसका? इसका उपाधार अंक का फॉर्मूला क्या है? उपाधार बट्टा आधार। उपाधार है 20, 20 में 10 का भाग लगूंगा, कितना आ जाएगा? 2। ये हो गया आपका उपाधार अंक।
यहां पर क्या आएगा, पहली संख्या कितनी है 23, दूसरी का विचलन प्लस तीसरी का विचलन 5 प्लस 1, इंटू में एक चीज और रहने वाली है, वो चीज कौन सी है आपके, वो चीज रहेगी उपादान अंक का वर्ग। उपादान अंक कितना है 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। अब देखिए 15 का 15 है ये, 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 और 3 23, 23 2 कितना हो गया 46, 23 और 5 28, 28 और 1 29, 29 चौके कितना हो गया 312, 120 में से 4 कम कितना हो गया 116। अब इसे सॉल्व कर लेंगे अपन। आधार में कितना 1 0 है तो एक एक संख्या ही रखनी है यहाँ पे, 5 का 5, 1 को आगे 47, 7 काम का 4 आगे भेज दो 120 पूरा हो गया। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप इस विधि का एक क्वेश्चन है 32 × 33 × 34 उपादान विधि से इसको सॉल्व करें, और इसका भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 103 × 104 × 105, और ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करें सूत्र निखिलम 3 संख्याओं के गुणे से। बाकी वाला कंसेप्ट अपन कल देखते हैं, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।